आज दिनांक 9 मार्च को कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पेपर राजस्थान बोर्ड का लग चुका है, जिसका अपन अब सॉल्यूशन देखेंगे। कि पहला जो क्वेश्चन है MCQ का, उसमें क्या दे रखा है। एक बिंदु आवेश है जो 15 सेमी त्रिज्या के गाउसी पृष्ठ के अंदर रखा है। 15 सेमी त्रिज्या का कोई गाउसी पृष्ठ है, उसके अंदर आवेश रखा है, ठीक है ना। और इस पृष्ठ की त्रिज्या तिगुनी कर दें, जो रेडियस है वो 3 गुनी करनी है। R बराबर 3 गुनी अधिक करनी है, ठीक है ना। 3 गुनी जो दे रखी है उसकी कितनी करनी है, 3 गुनी। तो यहाँ हम क्लियर कर दें, जो फ्लक्स होता है इससे संबद्ध फ्लक्स दे रखा है। जब 15 सेमी का गाउसी पृष्ठ है उससे संबद्ध फ्लक्स है फाई। अब वो कह रहा है कि इसे अगर 3, इसकी जो त्रिज्या है गाउसी पृष्ठ की वो 3 गुनी अधिक कर दें तो फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला फाई बराबर होता है Q/ε0। तो इस फॉर्मूले से क्लियर है कि ये साइज पर डिपेंड नहीं करता है। साइज, गाउसी पृष्ठ का साइज है वो कितना बड़ा है और किस प्रकार का है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो छोटा गोला हो, बड़ा गोला हो, घन हो, घनाभ हो, कोई भी हो, फ्लक्स साइज पर और शेप पर डिपेंड नहीं करता है गाउसीय पृष्ठ के पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन द सही होगा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य। तो किसी माध्यम की वह क्षमता, जैसे कोई माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान, जिससे कोई माध्यम विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिससे कोई माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है, उसे पराविद्युत सामर्थ्य कहते हैं उस माध्यम की। तो वायु के अंदर ये जो विद्युत क्षेत्र होता है उसे सहन करने का वो होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। यदि इससे अधिक विद्युत क्षेत्र अपन अप्लाई करेंगे तो वायु के जो गैस के अणु हैं वो आयनित हो जाएंगे, है ना। इसके बाद प्रतिरोधकता का मात्रक, ये तो क्लियर है, 10th लेवल का क्वेश्चन है, Ω/मीटर होता है। और ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें S का मान पूछा है और ये व्हीटस्टोन सेतु है। शर्त क्या होती है, P/Q बराबर R/S। ये इसकी संतुलन की शर्त होती है। वैल्यू रखेंगे, P का मान 30 है, Q का मान 10 है, R का मान 18 और S पता नहीं है हमें। तो इसे सॉल्व करेंगे, S बराबर आएगा 18/3 6 ओम, ठीक है ना। इसका आंसर है द। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन नंबर है अपना 5 नंबर क्वेश्चन है। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में गति करता है तो कण का पथ क्या होता है। तो यहाँ पर 2 सिचुएशन है, थीटा बराबर 90 और थीटा एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण हो। तो इस सिचुएशन में जो पथ होता है वो सर्पिलाकार होता है, सर्पिलाकार, सॉरी वृत्ताकार, वृत्ताकार। और इसमें होता है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, ठीक है। तो ये इसमें लंबवत पूछा है तो कौन सा होगा, वृत्ताकार। क्वेश्चन है 6वां, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कौन सा। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ट्रांसफार्मर। विस्थापन धारा का फॉर्मूला होता है ये ε0 dφ/dt।
इसके बाद अपना क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, जो उपकरण है ऑप्टिकल डिवाइस है उसका आवर्धन क्षमता दी है माइनस की। एम का मान अगर माइनस का होता है तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है, उल्टा कोमा वास्तविक। ये तो कक्षा 10वीं में सबने पढ़ा है ना। इसके बाद ये जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का है इसमें तो उल्टा वास्तविक हुआ। इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता जब दोनों की दे रखी है, अभिदृश्य को नेत्रिका की आवर्तन क्षमता दे रखी है, तो होता है m0 गुणा mi, है ना। इसके बाद सूर्य का प्रकाश होता है आंशिक ध्रुवित, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरेगा तो उसका वायु किरणों द्वारा थोड़ा सा ध्रुवण हो जाता है, तो आंशिक ध्रुवित माना जाता है। इसके बाद जो 11 क्वेश्चन है उसका आंसर है सा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगे के बराबर EV0। के वैल्यू दे रखी है 1.8 ई, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता है EV0। तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो V0 कितना आया 1.8 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद पहला क्वेश्चन है फोटोन का संवेग। तो फोटोन का संवेग तरंग दैर्घ्य होती है फोटोन की लैम्बडा बराबर h/p, तो संवेग हो जाएगा p बराबर h/λ। तो इसमें आंसर आ सही है, ठीक है ना। संघट्ट प्राचल के अधिकतम मान के लिए एल्फा कण का प्रकीर्णन कोण कितना होता है। तो यहाँ पे 2-3 केस कराए थे हमने। यदि b अनंत है, b कम है और b शून्य है, ठीक है ना। तो जब b अधिकतम होता है, अनंत होता है, तब थीटा 0 डिग्री होता है। अगर b का मान कम है, ठीक है ना, तो वो कुछ भी एंगल हो सकता है, 0 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, ठीक है ना। और b का मान अगर शून्य है तो थीटा होता है 180। कितना होता है 180। लेकिन इसमें दे रखा है अधिकतम मान, संघट्ट प्राचल का अधिकतम मान इनफाइनाइट हो सकता है, तो उसके लिए जो प्रकीर्णन कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। हाइड्रोजन परमाणु की पहली उत्तेजित अवस्था के लिए उत्तेजन ऊर्जा का मान, तो ये होता है, उत्तेजन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है EN2 माइनस EN1, ठीक है ना। तो EN2 होती है माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे सॉल्व करते हैं तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आता है, तो इसका बात सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक समान द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, तो नॉर्मली डेफिनेशन है समझताने की। इसके बाद अकार्बनिक अर्धचालक है CDS होता है। इसके बाद ये तो हो गए दोनों। ये है खालिस्तान। एकल धनावेश एवं विद्युत क्षेत्र के त्रिज्यताएं बाहर होती हैं, लंबवत बाहर होती है ना। इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों का अपव्यय वेग फॉर्मूला होता है म्यू बराबर VD/E।
तो इकाई विद्युत क्षेत्र लगा देंगे तो जो अपव्यय वेग का परिमाण है वो गतिशीलता के बराबर हो जाता है। तो अपव्यय वेग के परिमाण को गतिशीलता ठीक है ना कहते हैं। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ठीक है ना। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। चुंबकन तीव्रता I कैपिटल M/V। एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। माध्यमान या औसत मान वो कितना होता है? 0 होता है पूर्ण चक्र के लिए। एक अवधारित 24 सेमी है तो कितनी हो जाएगी? 12 सेमी रेडियस हो जाएगी इसकी। फोकल लेंथ 12 सेमी होगी है ना। इसके बाद किसी अवरोध के किनारों द्वारा तरंगों की अपने मार्ग पर मुड़ना विवर्तन कहलाता है। विवर्तन। ठीक है। विभव V द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्लॉक तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, नैनोमीटर दे रखा है। अधिकांश स्टूडेंट का क्वेश्चन ये गलत हो चुका है क्योंकि वो तो केवल क्वेश्चन पढ़ा है जल्दी में और उन्होंने आंसर लिखा है जल्दी में, क्योंकि क्वेश्चन इतना सरल है। पिछले साल भी ये पूछा गया था। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्बडा बराबर 12.27/√V एंगस्ट्रम। लेकिन नैनोमीटर में आता है तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा। लैम्बडा बराबर 1.227/V नैनोमीटर। ये यहाँ सोचने वाली बात है, बहुत सारे टीचरों ने भी गलत कर दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या। ये क्वेश्चन पीछे से जो पाठ के पीछे अभ्यास प्रश्न होते हैं ना उसमें से आया है। त्रिज्या प्रथम कक्षा की दे रखी, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी कक्षा की पूछ रहा है तो फॉर्मूला है ना अपने पास, Rn बराबर N² × A0। तो यहाँ दूसरी कक्षा की पूछ रहा है तो 2^1 और 53 pm। तो 2^4 होता है इंटू 53 pm। 4×3 = 12, 4×5 = 20, 21, 212 pm। ये आंसर है इसका R2। ठीक है ना। अब पृथ्वी अर्धचालक 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। एकल धनावेश के लिए समव्य पृष्ठ बनाइए। तो धनावेश है, समव्य पृष्ठ बनाना है तो समव्य सकेंद्री गोले होते हैं। एकल आवेश के लिए क्या होते हैं? सकेंद्री गोले। इस प्रकार का बनाना था। ठीक है ना। इसके बाद ओम के नियम सब V और I के मध्य ग्राफ खींचिए। तो ये ग्राफ है अपना V व I के मध्य सरल रेखा आता है क्योंकि V प्रोपोर्शनल I होता है। ठीक है ना। इसके बाद अनुचुंबकीय पदार्थ कैसे कहते हैं? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प बल से आकर्षित होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। इसके बाद स्वप्रेरकत्व को विद्युत का जड़त्व क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वह कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। धारा परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। इसीलिए स्वप्रेरकत्व को विद्युत का जड़त्व भी कहते हैं।
कला संबद्ध स्रोत ऐसे दो प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कालांतर शून्य होता है या समय के साथ नियत होता है, उन्हें कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। दहलीय आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, उसे दहलीय आवृत्ति कहते हैं। आयनन ऊर्जा किसी परमाणु को दी गई वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जिससे परमाणु आयनित हो जाता है, जिससे परमाणु क्या होता है, आयनित हो जाता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध लिखिए है। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा का एक रूप होता है तथा द्रव्यमान को ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध कहते हैं। वो होता है E बराबर डेल एम सी स्क्वायर, डेल एम सी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है ना। इसके बाद 3 संधारित्र हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्यदार्ढ्यता कितनी होगी, तो नॉर्मली है CP बराबर NC, ठीक है ना। 3 है इंटू 6, PF 1 की धारता है तो तो 18 PF आएगी पिकोफेरेड, है ना। इसका आंसर है 18। एक सेल के विद्युत वाहक वालों आंतरिक प्रवाह, विद्युत वाहक क्या होता है, जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो सेल के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है, कुल विभवांतर, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। और सेल का जो विद्युत प्रकट होता है विद्युत धारा के प्रवाह में परिमित प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्रिकाओं के 2 गुण लिखिए, N ध्रुव से उत्पन्न होती हैं, S ध्रुव समाप्त होती हैं। 2 चुंबकीय बल रेखाएं कभी काटती नहीं है, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का चित्र स्पष्ट एवं नामांकित चित्र बनाइए, तो इसका चित्र बनाते हैं अपन। ये N पोल है और ये S पोल है और ये है आर्मेचर या कुंडली जो भी है। PQRS आर्मेचर है, ये धुरी है और ये वलय है S1 और S2। ये ब्रश है B1, ये ब्रश है B2 और ये यहाँ पे कोई डिवाइस लगेगी जो EMF विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो प्राप्त किया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से चित्र में बनाना था। ये आर्मेचर है, क्या है ये, आर्मेचर, आर्मेचर। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, कुछ टीचर भी गलत करा रहे हैं। इसे अपन इसे सही से करेंगे। 5 मीटर लंबा तार है अपना और ये विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, क्षेत्र घटक का मान है और 2 मीटर प्रति सेकंड गिर रहा है। तो तार के सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल पूछ रहा है जिसका तार छिड़क मान, तो E बराबर होता है BVL साइन थीटा, BVL साइन थीटा या BVL, ठीक है ना। थीटा दे ही नहीं रखा है, बहुत है तो साइन नब्बे का मान 1 होता है। V है 2, B है 0.3 10⁻⁴ टेस्ला इंटू जो लेंथ है वो 5 मीटर है, 5 या 15, 15 दूना 30, 3 × 10⁻⁴
4 वोल्ट, ये इसका आंसर है। वैसे चुंबकीय तरंगों, स्पेक्ट्रम की 3 तरंगों के नाम लिखिए। तो कोई भी 3 तरंग लिखते हैं, एक्सरे, ठीक है ना, और अवरक्त तरंगें, यूवी रे, जो भी है 3 तरंगों के नाम लिखने हैं हमें, है ना। ये जो न्यूमेरिकल है सेम H2S फंसा है, जैसा कि हमने इसी नंबर से कराया था। तो इसमें दे रखा है आवर्तन क्षमता 9, m बराबर 9 दे रखा है। होता क्या है F0/F ही, तो यहाँ से F0 आ जाएगी अपनी 9F, ठीक है। नली की लंबाई है 100 सेमी, L बराबर होता है F0 + F। इसमें जो L है नली की लंबाई है 100 सेमी है। F0 दे रखा है 9Fe + Fe बराबर 100 बराबर 10Fe। तो यहाँ Fe बराबर आता है 10 सेमी, ठीक है ना। कितना आता है 10 सेमी। तो यहाँ से F0 निकाल लेंगे अपन, ये समीकरण 1 है। F0 आ जाएगा 9 × 10 बराबर 90 सेमी, ठीक है ना। क्या पूछा इसमें, दूर फोकस दूरियाँ पूछी थी, वो आ चुकी हैं, ठीक है ना। अब हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से स्नेल के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। क्वेश्चन है, अच्छा है, कराया है, बहुत बार कराया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने नहीं कराया हो, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन नोट से फंसा है, जो कराया था वही आया है, एक एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपन फिगर की बात करें तो ये अपना इस टाइप का फिगर होता है इसका। ए भी आपतित तरंगाग्र होता है, और ये अपना नॉर्मल होता है, ये भी नॉर्मल होता है। यहाँ से अपन इस प्रकार से, सॉरी, ये अपवर्तित तरंगाग्र होता है। ये कोण I 90 - I, और फिर ये I। वैसे ही, सॉरी, ये गलत तभी कह रहा मैं, गलत कैसे हो गया, कुछ तो मिस्टेक है, हमने रे निकाली ही नहीं इसमें। अपवर्तित तरंग है वो तो निकाली नहीं है। ये अपवर्तित तरंग अब सही आएगा। तो ये अपना R है, तो ये 90 - R होगा, और ये R होगा। तो यहाँ पे ये जो दूरी है V1T होती है, और ये जो दूरी होती है V2T होती है। तो 3 माध्यम में चाल V2 होती है। तो ये फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहले इसमें अपन साइन I लगाएं, तो लंब बट्टे करण होता है V1T, और करण है तुम्हारा AB' है ना, AB'। ऐसे साइन R लगाएं तो लंब अपना V2T अपॉन AB'। डिवाइड लगाएंगे, LCM से LCM कट जाएगा, साइन I अपॉन साइन R बराबर T से T कैंसिल होगा, V1/V2 है, तो इसे अपन बोलते हैं N21, ठीक है ना। ये स्नेल के नियम की व्युत्पत्ति होगी हाइगेंस के सिद्धांत से। इसके बाद परिभाषा लिखनी है व्यतिकरण की और ध्रुवण की। तो इसमें जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति, समान आयाम और समान वेग से दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें समान माध्यम में संचरित होती, एक माध्यम में संचरित होती है, अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम में कुछ बिंदुओं पर तरंगें जो तीव्रता होती है अधिकतम होती है, और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। अर्थात अध्यारोपण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा के पुनर्वितरण होने की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में तो यही है, अध्यारोपण के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा के पुनर्वितरण होने की घटना को। यह प्रकाश का ध्रुवण, कि जब प्रकाश, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश में जो
विद्युत क्षेत्र सदिश होते हैं वो एक निश्चित तल में कर दिए जाते हैं। जब अवतरित प्रकाश किसी ध्रुवक से गुजरता है तो उसमें जो सभी दिशाओं में विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन होते हैं वो एक निश्चित तल में कर दिए जाते हैं। कहाँ कर दिए जाते हैं? निश्चित तल में। तो उसे बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश किरण। सॉरी, ये तो अध्रुवित थी, ये ध्रुवित हो गई, बीच में युक्ति वो ध्रुवक होती है। तो अध्रुवित प्रकाश में से ध्रुवित प्रकाश बनने की प्रक्रिया, अध्रुवित प्रकाश में से ध्रुवित प्रकाश बनने की प्रक्रिया प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। ठीक है ना। और इसमें इसके बाद ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये चैप्टर 11 का है और फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसी पर आधारित है। उस एग्जाम्पल में तो फोटोन की संख्या पूछी है और इसमें पूछी है फोटोन की ऊर्जा। तो जो फॉर्मूला था वो था N बराबर P अपॉन ई। यहाँ पे हमें ई फाइंड करनी है तो ई बराबर P अपॉन N। तो P दे रखा है 20 और N दे रखा है 5 गुणा 10⁻9, 5 चौका 20, 4 गुणा 10⁻⁻9 जूल, ये आएगी एनर्जी। ठीक है ना। इसके बाद डी ब्रोगली की परिकल्पना से क्वांटीकरण की अपग्रहति की व्याख्या करनी है। तो इसमें क्या करना था, इसमें क्या करना था, डी ब्रोगली की परिकल्पना से। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि जब कोई द्रव्य कण गतिशील होता है तो एक अप्रगामी तरंग के रूप में देखा जाना चाहिए जिसकी परिधि तरंग दैर्घ्य की पूर्ण गुणज के बराबर होना चाहिए। 2πr परिधि तरंग दैर्घ्य की पूर्ण गुणज के बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। तो वृत्ताकार कक्षा में जो द्रव्य कण गतिशील होता है वो तरंग के रूप में देखा जाना चाहिए, ऐसे कहा था। और उसकी जो कक्षा की जो परिधि होती है वो तरंग दैर्घ्य के पूर्ण गुणज के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे डी ब्रोगली के अनुसार अपन लैम्बडा का मान रखेंगे H/mv। ठीक है ना। तो यहाँ रखेंगे 2πr, लैम्बडा का मान NH हो जाएगा अपॉन mv। तो mv और 2π में अपन एक्सचेंज करें तो mvr बराबर NH अपॉन 2π। इस प्रकार से ये करना था, लेकिन इसमें तुम्हें चित्र भी छापना था, ये वाला। ये वाला चित्र भी छापना था। ठीक है ना। ये चित्र भी छापना था, इसमें लैम्बडा 4 के लिए। ठीक है ना। तो कुल मिला के ये से करना था। इसके बाद क्या पूछा है, इसके बाद पूछा है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की डेफिनेशन। तो इसमें कोई भारी नाभिक टूटता है, इसमें कोई दो या दो से हल्के नाभिक मिलकर एक नए नाभिक की रचना करते हैं। दोनों ही विक्रियाओं में जो ऊर्जा बनती है वो MeV कोड की बनती है ना। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवत तल पर विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति कीजिए। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से सेक्शन C चालू हुआ है और D तक इतना सरल है क्योंकि ये जो वो क्वेश्चन है जो सभी लड़कों को याद होते हैं अधिकांशतः। विषुवती तल, इसमें एक अच्छा नाम यूज किया है, इसे निरक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरक्ष। ठीक है ना। तो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है निरक्षी बिंदु पर। ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये इस प्रकार का, अपन फिगर बनाना होगा। R टू ये होती है, ये अपन मिला देते हैं निरक्ष के लिए। ये थीटा थीटा होता है, ये थीटा थीटा, ये होता है R² प्लस A²। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है E निरक्ष बराबर KP अपॉन RQ। ये करना था इस प्रकार से। ठीक है ना। तो इसके बाद गाउस का नियम, गाउस के नियम द्वारा अनंत समतल चादर के कारण उत्पन्न
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए पश्चात के कारण। तो वो होता है ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये डेरिवेशन करनी थी चित्र बना के। बायो सावर्ट के नियम से किसी दवाई पास के अक्ष पर कुंडली या पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है? बी बराबर म्यू 0 NIR स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस R² अपॉन 3/2। ये करना था। इसके बाद दो समांतर धारावाही चालकताओं के मध्य बल तो क्या होता है? F अपॉन L बराबर म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2πd। ये वाली डेरिवेशन करनी थी, ठीक है ना। इसके बाद बैंड, ऊर्जा बैंड के आधार पर ये पहली सेकंड है चैप्टर 14 की। ये सेकंड हेडिंग है, तो डेफिनेशन बताने। तो डेल्टा Eg चालकों में 0 होता है। डेल्टा Eg अर्धचालकों में 3 EV से कम होता है। डेल्टा Eg ये कम होता है कितने से, अधिक होता है 3 EV से, ठीक है। n प्रकार के अर्धचालक का ऊर्जा बैंड आरेख बनाइए। ये अच्छा क्वेश्चन था, n प्रकार के अर्धचालक का। तो n प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है? ये अपना संयोजी बैंड, ठीक है। और ये अपना चालन बैंड। तो n प्रकार के में जो अपन पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, उनका जो दाता ऊर्जा स्तर होता है वो चालन बैंड से कुछ थोड़ा सा नीचे बन जाता है। इसकी ऊर्जा होती है लगभग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है ना। तो ये अपना इस प्रकार का इसमें बैंड ये भरा हुआ होता है। और यहाँ से क्या होता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉर्मली यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन जब गर्म करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी पहुँचते हैं। तो इस प्रकार n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं बहुत ज़्यादा और होल होते हैं कम। तो इस प्रकार का चित्र बनाना था इसका, ठीक है ना। इसके बाद ये जो अथवा में दे रखा है, इसमें ये भी सरल है इसका। देखो इसमें जो AC तरंग है नीचे ऊपर दे रखी है, वो ऊपर पहुंच गई है। तो ये बाई का मतलब पूर्ण तरंग तिष्ठकारी है ना। अब देखते हैं इससे अगला। सिद्ध कीजिए धारा का शिखर मान IM उसके वर्ग मतुल का √2 गुना होता है। तो इसमें डेरिवेशन करनी थी हमें। I बराबर होता है I0 sin ω t, ठीक है ना। इसका वर्ग करेंगे अपन, वर्ग करने पर तो I² बराबर I0² sin स्क्वायर ω t। एक पूर्ण चक्र के लिए औसत लेने पर तो I² का बार I0 सेम साइन स्क्वायर का बार। एक पूर्ण चक्र के लिए औसत का मान कितना होता है? 1/2 होता है। I0 इंटू 1/2। तो इसका रूट लेंगे वर्गमूल लेने पर √ में I² बार, ये √ में I0² अपॉन 2। तो ये आता है IRMS बराबर I0 अपॉन √2। तो I0 बराबर आएगा √2 इंटू IRMS, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना था। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा है। देखो क्वेश्चन I दे रखा है और V दे रखा है। शक्ति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शक्ति। तो यहाँ ये होता है I0, ये होता है V0। I0 अपना है
4 V0 अपना है 200। फॉर्मूला होता है फाई दे रखा है, ये फाई का मान है पाई/3 है ना। तो P एवरेज औसत शक्ति होती है V0/√2 I0/√2 cos फाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 4 गुणा 200 या 200 गुणा 4 जो भी है, V0 का मान है 200 गुणा 4/2 cos पाई/3। 100 टाइम्स पाई/3 मतलब 60 का मान होता है 1/2। तो 400 इंटू 1/2 बराबर 200 वाट। ये करना था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है अपना अथवा का, सिद्ध कीजिए पूर्ण चक्र में प्रेरक द्वारा आपूर्त मात्र शक्ति शून्य होती है। प्रेरक, सारे लड़के गलत करते हैं भाई साहब, बहुत सोच समझ के पेपर करना होता है। सिद्ध कीजिए पूरे चक्र में प्रेरक को आपूर्त मात्र शक्ति, तो ये एल परपथ की शक्ति निकालनी। इसमें एल परपथ में वोल्टेज क्या होता है V0 sin ωt। एल परपथ में धारा क्या होता है, धारा पीछे होती है I बराबर I0 sin ωt -90, ठीक है ना। तो यहाँ इससे अपन ऐसे भी लिखते हैं I बराबर I0 माइनस के cos ωt, ठीक है ना। तो P बराबर होती है VI P बराबर VI, तो V0 sin ωt इंटू I0 sin ωt। सॉरी गलत हो गया, V की वैल्यू क्या है अपनी V0 sin ωt, V0 sin ωt इंटू I की वैल्यू है माइनस के I0 cos ωt, ठीक है ना। ये है तो P बराबर माइनस के V0 I0 2 का मल्टीप्लाई करेंगे sin ωt cos ωt। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, सॉरी sin 2 थीटा का। तो माइनस के V0 I0 अपॉन 2 इंटू साइन 2ωt। जब इसका अपन एक पूर्ण चक्र के लिए औसत लेते हैं, एक चक्र के लिए औसत लेते हैं, क्या लेते हैं औसत, तो P एवरेज बराबर आता है माइनस के V0 I0 अपॉन 2 साइन 2ωt। और इसका जो औसत मान होता है एक चक्र के लिए वो होता है 0, माइनस के V0 I0 बटे 2 इंटू 0 बराबर 0। ऐसे करना था, ऐसे करना था, ठीक है ना। इसके बाद LCR प्रतिबाधा, भाई साहब बहुत सरल सवाल आया है, R दे रखा है, न्यूमेरिकल इजी हैं, बच्चे डरते हैं बस और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एक्सेल बराबर 110 ओम है और XC दे रखा है 110, क्यों रे सेम है ये XC हेल भाई साहब, अनुनादी कंडीशन हो गई, 24 आएगा इसका आंसर। तो बराबर है, ये दोनों बराबर होते हैं तो कैंसिल ही हो जाते हैं। Z बराबर होता है अंडर में R² प्लस XL माइनस XC², तो ये तो कैंसिल हो गया। 24 का वर्ग करेंगे तो 24 आंसर आ जाएगा ओम, ठीक है ना। प्रतिबाधा देखो कैसा है भाई, क्या कहें इसकी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पता चाहिए, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर प्रकाश किरण का विरल माध्यम में अपवर्तन होने के स्थान पर सघन माध्यम में परावर्तन हो जाता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। दर्पण का सूत्र निकालना है, इसमें क्या निकालना है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, ये निकालना है, ठीक है ना। इसके बाद पार्श्विक विस्थापन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तब
आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर होती हैं। जैसे कि ये कांच की स्लैब है, इसमें कोई प्रकाश किरण आती है तो मुड़ेगी, फिर निकलेगी तो फिर मुड़ेगी। तो यहाँ आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में समांतर है, इनके बीच की जो दूरी होती है उसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और लेंस में का सूत्र निकालना था ये वाला, ठीक है ना। ये अपना पेपर था, तो जिसका सही है उसका उसके लिए धन्यवाद है, और जो मिस्टेक है उन्हें आप नोटिस कर लो, ठीक है ना।